आज हम लोग पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। इससे पहले हम लोग दो जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। पहला प्रोसेस था हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस था क्या, आइसोबारिक प्रोसेस। अब हम लोग पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है कि अगर गैसियस सिस्टम अपना स्टेट चेंज करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो dt कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, या फिर आप कह दे तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देयरफॉर PV इक्वल टू nRT, n भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए कि हम लोग C बोल देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P इक्वल टू C बाई V आ जाएगा। ठीक है, P इक्वल टू कांस्टेंट बाई V आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1। क्यों, क्योंकि P1 V1 P2 V2 ये एक दूसरे के क्या है, P और V एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि P बढ़ेगा तो V घटेगा और V बढ़ेगा तो P घटेगा। तो दिस इज द रिलेशन आइडियल गैस इक्वेशन के अनुसार हो गया, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। नाउ यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस NCV dt, और यहाँ पर dt कितना है, ये वाला 0 है, तो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा, 0। यानी कि जो इंटरनल एनर्जी होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट कीजिए। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे, यानी कि dQ इक्वल टू होता है dE प्लस dW वर्क डन। देखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहाँ से dQ कितना हो जाएगा, dE अभी कितना था, 0, और प्लस ये कितना आ गया, dW आ गया, यानी dQ इक्वल टू dW। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं वो सारा का सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज एनर्जी सप्लाइड इन आइसोथर्मल प्रोसेस कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कितना है, 0 के बराबर है। तो वर्क कितना होगा, यहाँ से हम वर्क का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वर्क इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये W इक्वल टू PdV, PdV। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से वर्क को अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्क। तो इंटीग्रेट करें, देखिए यहाँ पर क्या है, P कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो P क्या है आपका, वेरिएबल है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT, तो ये सारा का सारा कांस्टेंट है, यानी कि इसको C मान लिया, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, C बाई V हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे C बाई V, जहाँ पर C के जगह पे क्या है, nRT, यहाँ से आप nRT भी लिख सकते हैं, nRT बाई V इंटू dV। ये वॉल्यूम आ गया, तो कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ पर, तो देयरफॉर W इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से W इक्वल टू nRT बाहर, और यहाँ पे क्या बच गया, dV बाई V, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। देयरफॉर nRT, और इसका dV बाई V का क्या होता है, इंटीग्रेशन ln V, यानी कि log E के बेस में V, और कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2। इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, nRT, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, ln V2 माइनस ln V1,
इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ln v2 बाई v1, दिस इज द वर्क। ठीक है, यही क्या हो गया, वर्क आ गया। इतना ही वर्क होता है किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो निकालने का जो तरीका है ना वो सिमिलर टाइप का है कि वर्क हम पढ़ लिए हैं तो यहाँ से हम लोग वर्क निकाल के रख दिए, और जितना वर्क होता है उतना ही हीट सप्लाई भी होता है। तो देयरफॉर ये भी पूछा सकता है कि हीट सप्लाई कितना होगा, तो ये दोनों क्या होता है आपका, इक्वल होता है। जितना वर्क होता है उतना ही इसमें हीट सप्लाई भी होता है। दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको नोट कीजिए बढ़िया समझ के। हटा दें इसको। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन इंट्रोपी। नो, चेंज इन इंट्रोपी कितना आ जाएगा, चेंज इन इंट्रोपी इसका, चेंज इन इंट्रोपी डेल्टा एस। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ठीक है, ये आपका होता है, तो डी क्यू बाई टी होता है। तो डी क्यू का वैल्यू कितना है, यही तो डी क्यू है ना, या फिर क्यू बाई टी बोल सकते हैं। डब्ल्यू है तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। इसके जगह पे कितना आ जाएगा, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, और बाई कितना आ जाएगा, टी, टी से टी कैंसिल, देयरफॉर ये आ जाएगा एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, ये आ जाएगा एल एन वी टू बाई वी वन। ये डेल्टा एस आ गया, यानी चेंज इन इंट्रोपी आ गया। देखिए यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी क्यू तो लिख ही सकते हैं, एल एन एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, साथ ही साथ एन आर टी एल एन और वी टू बाई वी वन को क्या लिख सकते हैं, पी वन बाई पी टू। अभी आइडियल गैस इक्वेशन से देखे थे वी टू बाई वी वन इक्वल टू पी वन बाई पी टू, तो यहाँ भी लिख सकते हैं एन आर एल एन और ये वी टू बाई वी वन है, यानी कि पी वन बाई पी टू। दिस इज डेल्टा एस। ये कितना है, चेंज इन इंट्रोपी है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज है, तो दिस इज यहाँ से। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। सी कितना होता है, इनफाइनाइट। किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा रहे थे उसमें बताया था क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से C इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q बाई एन डेल्टा टी, Q बाई एन डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है, 0, देयरफॉर C इक्वल टू इनफाइनाइट। यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। एक और जो इन्फॉर्मेशन है कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, इट इज अ स्लो प्रोसेस। आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी पर लिख लीजिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, एक तरह से स्लो प्रोसेस होता है। इसको भी नोट कर लीजिए, इसको हटा देते हैं। ना, अब हम लोग चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर आइसोथर्मल प्रोसेस का। इसको हटा देते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन कौन सा ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले हम लोग V वर्सेस T का ग्राफ खींचते हैं। V वर्सेस T का ग्राफ, ये V वर्सेस T इसीलिए लिए हैं क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। V वर्सेस T का ग्राफ लिए हैं, तो T यहाँ पर इसीलिए लिए हैं क्योंकि टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो V वर्सेस T का ग्राफ कैसा होगा, आप लोग भी अपने कॉपी पर खींचिए। तो इस पर लेते हैं V और इस पर लेते हैं T, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरीका से हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ V वर्सेस T ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अच्छा, अगर एरो हम लोग ऐसे यूज करते हैं तो ये किसका होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर फिक्स है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर यही एक और ग्राफ की नीचे की तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। तो दिस इज द वेरिएशन बिटवीन V एंड T, इसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब एक और ग्राफ खींचते हैं, P वर्सेस T का ग्राफ खींचिए, क्या होगा, कैसा होगा P वर्सेस T। इस पर P लेते हैं और यहाँ पर T लेते हैं, यहाँ भी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो दिस इज द ग्राफ P वर्सेस T का ग्राफ, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखिए यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर अगर किसी चीज में बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में अभी आप ये भी देखे थे कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। तो दिस इज द वॉल्यूम घटेगा तो क्या होगा, ये प्रेशर बढ़ेगा
ठीक है ना, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम यहाँ पर घटेगा। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ है, प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे, तो इस तरीका से आप ग्राफ भी खींच सकते हैं। अब जो ग्राफ है हमारे बीच किसका है, पी वर्सेस वी ग्राफ। अब हम लोग क्या खींचेंगे, पी वर्सेस वी ग्राफ खींचेंगे, इसको थोड़ा नोट कीजिए। इसको हटा देते हैं, रुक के नोट कीजिए आप लोग। तो यहाँ से अगर P वर्सेस V ग्राफ हम लोग खींचते हैं तो P वर्सेस V ग्राफ कैसा आएगा। अब P वर्सेस V खींचने के लिए P और V में रिलेशन देखना होगा। तो हम जानते हैं कि PV इक्वल टू NRT, तो यहाँ से P इक्वल टू आ जाएगा NRT बाई V, ये आ गया। तो P इक्वल टू NRT इंटू 1 बाई V, ये आ गया। अगर हम लोग इसको y एक्सिस पे लेते हैं और इसको x एक्सिस पे लेते हैं तो y और x के बीच का कैसा ग्राफ है, y इक्वल टू ये बाई x, ये अपॉन x, यानी कि इसके बीच का ग्राफ कैसा है, यहाँ पर y इक्वल टू c, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये किस फॉर्मेट का आ गया, y इक्वल टू c बाई x। ठीक है, और ये ग्राफ किसका हो गया, हाइपरबोलिक ग्राफ हो गया। और हाइपरबोलिक ग्राफ कैसा होता है, यहाँ पर हम खींचेंगे इसका ग्राफ, देखिए ये चीज, इस पर हम लोग P लेते हैं और इस पर V लेते हैं। अगर यहाँ पर देखिए प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। जिस समय वॉल्यूम जीरो रहेगा यानी कि यहाँ रहेगा, उसमें प्रेशर क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। लेकिन इनफाइनाइट वॉल्यूम को भी जीरो करना और प्रेशर को भी इनफाइनाइट करना ये पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए ग्राफ मान लीजिए यहाँ शुरू होगा और कैसा जाएगा, ऐसे जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम जैसे जैसे क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर वैसे वैसे घटेगा। वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रेशर वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा। तो ये इसके बीच का ग्राफ है। ठीक है, आप एरो ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। और अगर ग्राफ, ठीक है, इसी टाइप के मान लीजिए कि यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसी नेचर का ग्राफ होगा और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन P वर्सेस V, ये P और V के बीच का ग्राफ है। दिस इज द हाइपरबोलिक नेचर, ये किस नेचर का ग्राफ है, हाइपरबोलिक नेचर का ये ग्राफ है। ठीक है, ये चीज, तो दिस इज द एक्सपेंशन एंड दिस इज द कंप्रेशन। ठीक, समझ में आ गई, नोट कीजिए इसको। हटा देते हैं। ना एक क्वेश्चन यहाँ पर देके हम आप लोगों को छोड़ते हैं रिलेशन में, कि ये आपका P और V के बीच का ग्राफ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्वेश्चन एक थ्योरी टाइप से ही मानिए, लेकिन करके आना है। एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। ठीक है, ये तीनों किसके बीच का ग्राफ है, P वर्सेस V के बीच का ग्राफ है। अगर P वर्सेस V के बीच का ग्राफ है, ये तीन ग्राफ दिया हुआ है, 1 2 3, ये अलग ग्राफ है, अलग है, अलग है। ये T1 टेम्परेचर पे खींचा गया है, ये T2 टेम्परेचर पे खींचा गया और ये T3 टेम्परेचर पे खींचा गया है। ठीक है, ये तीनों। तो आप बताइए कि T1 T2 और T3 में क्या रिलेशन है, T1 T2 और T3 में क्या रिलेशन है। ये तीन ग्राफ दिया गया है, ये T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे और T3 टेम्परेचर पे। तो आपको बताना है कि T1 T2 और T3 में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए हम दे देते हैं, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। ऑप्शन नंबर बी है T1 लेस देन T2 लेस देन T3। ऑप्शन नंबर सी है T1 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2। और ऑप्शन नंबर डी है T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। ये चार ऑप्शन है आपके पास, इस चारों में से कौन सा होगा बताइए। यहाँ पर हमको बताना है, ये लेक्चर एक्सरसाइज को बताना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जो हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो आइसोबारिक प्रोसेस। और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा हम क्लास 12 का स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली 3 मई के आसपास। ठीक है, 3 मई के आसपास ही हम लोग क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे। क्या आप लोग चाहते हैं क्लास 12 का स्टार्ट हो जाए, तो मुझे बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए, या फिर थोड़ा देर से शुरू करना है, ये पूरा का पूरा ये थोड़ा क्वेश्चन इस पे करवा देंगे, या फिर क्लास 12 का हम पैरेलली शुरू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो ये भी बताइए और इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर दीजिए।